फास्टिंग मतलब उपवास हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हर एक धर्म या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फास्टिंग का एक प्रोविजन रहता है। एक खास तरह का फास्टिंग जिसको हम इंटरमीडियंट फास्टिंग बोलते हैं, कई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आजकल चर्चा में छाए हुए हैं। मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या है, इसके अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं, इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, किन किन को इंटरमीडियंट फास्टिंग का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्यों महिलाओं और डायबिटिक पेशेंट्स को इंटरमीडियंट फास्टिंग में ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है, और इंटरमीडियंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। आखिर में मैं आपके साथ इंटरमीडियंट फास्टिंग के कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे आप इंटरमीडियंट फास्टिंग को इफेक्टिवली सेफली प्रैक्टिस कर पाएंगे और इससे ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। इंटरमीडियंट फास्टिंग कोई डाइटिंग नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें ईटिंग पीरियड और फास्टिंग पीरियड एक साइकिल में ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। इसमें हम सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम में ही खाना खाते हैं और रेस्ट ऑफ द पीरियड फास्टिंग करते हैं। डाइटिंग में फोकस ये रहता है कि क्या खाए और क्या नहीं खाए, लेकिन इंटरमीडियंट फास्टिंग में फोकस ये होता है कि कब खाए और कब नहीं खाए। अभी हम इंटरमीडियंट फास्टिंग के 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 16-8 मेथड के बारे में। इस मेथड में हम लगातार 16 घंटे फास्ट करते हैं और बाकी के 8 घंटे खाने पीने के लिए रखते हैं। ये मेथड बहुत सारे लोगों के लिए प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर भी है और मैं भी पर्सनली इस मेथड का ही यूज़ करता हूँ। लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं कि वो रात का डिनर करते हैं और अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करके जब 16 घंटे हो जाता है तब लंच करते हैं। ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट को स्किप करने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं दूसरे किसी वीडियो में बात करूंगा। इन शॉर्ट अगर बोलना चाहूँ तो हेल्दी ब्रेकफास्ट से हम और ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जेटिक रह पाते हैं, हमारे मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर काम करता है, हमारे मूड अच्छा रहता है और साथ ही ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम होता है। मैं क्या करता हूँ, आफ्टरनून 4 बजे एक स्नैक के साथ अपना ईटिंग विंडो बंद करता हूँ और डिनर को स्किप करके अगले दिन सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। अगला मेथड 5-2 डाइट मेथड। इस मेथड में हफ्ते में 2 दिन हम लो कैलोरी डाइट पर रहेंगे और बाकी 5 दिन हमारा डाइट नॉर्मल रहेगा। फास्टिंग के दिनों में सिर्फ एक ही बार खाना खाएंगे। महिलाओं के लिए वो मील अराउंड 500 कैलोरीज का और पुरुषों के लिए 600 कैलोरीज का होगा। 2 फास्टिंग डेज एक साथ नहीं होंगे, मतलब 2 फास्टिंग डेज के बीच में एटलीस्ट एक दिन नॉर्मल डाइट का होना चाहिए। द लास्ट मेथड ईट स्टॉप ईट मेथड में हफ्ते में 1 या 2 दिन 24 आवर्स का कंप्लीट फास्टिंग किया जाता है। इंटरमीडियंट फास्टिंग से हमारे शरीर में सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल्स पर कई चेंजेस देखा जाता है। अभी उनमें से कुछ मेन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग फास्टिंग एक समय के बाद हमारे शरीर का ग्लूकोज और ग्लाइकोजन स्टोर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में एनर्जी का रिलीज कंटिन्यू रहे, हमारे शरीर कैटोसिस में एंटर करता है, जहां पर एनर्जी के लिए हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट का यूज करता है। इसके साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल ड्रामेटिकली बढ़ जाता है, लगभग 5 गुना तक। इससे फैट बर्न और ज्यादा होता है और साथ में मसल मस भी बढ़ता है। फास्टिंग से नॉरएपिनेफ्राइन यानी नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है, इससे और ज्यादा फैट बर्न होता है। यह सब मिलाकर शरीर की बॉडी फैट और ज्यादा एक्सेसिबल बनती है, जिससे शरीर में सिग्निफिकेंट फैट लॉस देखने को मिलता है। फैट लॉस के साथ खराब कोलेस्टेरॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होता जाता है। इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और बहुत सारे टाइप्स के कैंसर का रिस्क भी कम होने लगता है। दूसरी ओर फास्टिंग के दौरान एक समय जब शरीर का ग्लूकोज खत्म हो जाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। एज ए रिजल्ट इंसुलिन लेवल ड्रामेटिकली ड्रॉप करता है। इससे ओवर द टाइम इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। इंटरमीडियंट फास्टिंग से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर मतलब BDNF का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। इससे ब्रेन और हेल्दी और कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि मेमोरी, अटेंशन स्पैन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब बेहतर होता है। इससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का रिस्क भी कम हो जाता है। कई रिसर्चेस में यह भी पाया गया है कि लॉन्ग टर्म इंटरमीडियंट फास्टिंग से हमारे लाइफ स्पैन भी काफ़ी बढ़ सकती है। इंटरमीडियंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है। अभी मैं बात करूंगा किन के लिए या फिर किस कंडीशन या फिर किस सिचुएशन में
इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है। जो अंडर वेट है, जिनका बॉडी वेट नॉर्मल से कम है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सूटेबल नहीं है। अगर आप लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सही नहीं होंगे। अगर आप एनारेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा जैसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित है या फिर पहले थे, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें तो बेहतर है। एनारेक्सिया नर्वोसा एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को अपने शरीर का वजन बढ़ने को लेकर मन में हमेशा एक इंटेंस डर रहता है, भले ही उनका बॉडी वेट काफ़ी कम है, और इसलिए वो उनके डाइट को इतना कम कर देते हैं कि कभी कभी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। बुलिमिया नर्वोसा भी एक लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति कंट्रोल के बाहर एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसके बाद अनहेल्दी तरीके से, जैसे कि उल्टी करके, एक्सेसिव एक्सरसाइज करके, लैक्सेटिव या डाययूरेटिक का सेवन करके शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी हटाने का कोशिश करते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। महिलाओं को इंटरमिटेंट फास्टिंग में थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना ज़रूरी है। कुछ एविडेंस ऐसा भी पाया जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग महिलाओं के लिए उतना भी फायदेमंद नहीं है जितना पुरुषों के लिए है। जैसे कि 2005 के एक स्टडी में इंटरमिटेंट फास्टिंग से पुरुषों में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होते हुए देखा गया था, जबकि महिलाओं के ब्लड शुगर कंट्रोल उल्टा बिगड़ गया था। आप अगर एक महिला है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, आपका पीरियड मिस हो सकता है, आप में मास्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मर्दाना हाव भाव देखा जा सकता है, और आप में इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकता है, मतलब आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे महिलाओं के रिपोर्ट्स हैं जिनका पीरियड इंटरमिटेंट फास्टिंग से बंद हो गया था, लेकिन फिर से पहले के रेगुलर डाइट शुरू करते ही उनके पीरियड वापस नॉर्मल होने लगा। इसलिए बहुत सारे महिलाओं में जो अपनी बॉडी वेट को कम करने के लिए एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, उनमें भी इसी तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि वो ज़्यादा लंबे समय तक फास्टिंग ना करे, और अगर पीरियड का कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो तुरंत फास्टिंग बंद कर दे। वेट लॉस, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए महिलाओं के लिए फास्टिंग किस तरह का होना चाहिए वो हम दूसरे एक वीडियो में बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ही आसानी से इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव किया जा सकता है और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग से डायबिटिक लोगों में बहुत सारे और बहुत बार काफ़ी सीरियस साइड इफेक्ट्स भी देखा जा सकता है, जैसे कि शुगर लेवल एब्रप्टली ड्रॉप हो सकता है या बढ़ सकता है, उनको चक्कर आ सकता है, वो बेहोश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकता है, उल्टी हो सकता है, सर दर्द हो सकता है वगैरह। इसीलिए अगर आप डायबिटिक है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो आप आपके डॉक्टर के पूरे गाइडेंस के साथ पूरी सतर्कता से कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन में ही इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रैक्टिस किया करें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक बिगिनर है तो हो सकता है कि आपको शुरुआत के दिनों में कमजोरी महसूस हो, इरिटेशन सा फील हो, दिमाग ठीक से काम ना करे, लेकिन ये सब शुरुआत के लक्षण हैं। कुछ ही दिनों में आपको और ज़्यादा बेहतर एनर्जाइज्ड महसूस होंगे। दूसरी बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल लॉस हो सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करें और डाइट के थ्रू प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए मेरी ओर से कुछ टिप्स है। फर्स्ट टिप, गो स्लो, मतलब फास्टिंग विंडो को ग्रेजुअली बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 16-8 मेथड का यूज कर रहे हैं तो शुरुआत के दिनों में 16 आवर्स फास्टिंग ना करके 12 आवर्स से शुरू कीजिए, मतलब 12 आवर्स का फास्टिंग पीरियड होगा और 12 आवर्स का ईटिंग पीरियड। फिर ग्रेजुअली फास्टिंग पीरियड को बढ़ाकर 16 आवर्स और ईटिंग पीरियड को कम करके 8 आवर्स कीजिए। सेकंड, शरीर में पानी का कमी ना हो, पानी सफिशिएंट पीते रहिए। नेक्स्ट, ईटिंग विंडो में न्यूट्रिएंट रिच खाना खाइए। अगला टिप, लिसन टू योर बॉडी। अगर आप बीमार है, अच्छे महसूस नहीं कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग फास्टिंग शेड्यूल को एडजस्ट कीजिए। और एट लास्ट, फास्टिंग विंडो में कॉफ़ी, चाय या किसी नॉन कैलोरिक ड्रिंक ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी में दूध, शक्कर ये सब मत डालिएगा। ईटिंग पीरियड के दौरान अगर आप रेगुलर से ज़्यादा खाना खाएंगे तो हो सकता है कि आपका बॉडी फैट कुछ भी कम नहीं होगा। ईटिंग विंडो के दौरान आपको एक आइडियल डाइट को फॉलो करने होंगे जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो, जिसमें अच्छे फैट्स हो, अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट
और प्रोटीन हो। आखिर में अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है, इरिटेशन सा फील हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, भूख से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो ये सही नहीं होंगे कि आप ज़बरदस्ती इसका प्रैक्टिस करें। रेदर ऐसी स्थिति में आप रोज़ 12 आवर्स फास्टिंग कीजिए। रात के नींद की 7-8 घंटे के आगे पीछे 4-5 घंटे और जोड़ देंगे तो 12 आवर्स फास्टिंग ऐसे ही हो जाएगा। 12 आवर्स फास्टिंग भी काफ़ी बेनिफिशियल है और कोई भी बड़ी आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम।